ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा भारत की प्राचीन विरासत सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। रोशन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोशन जी, सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि, जिसे हम सांस्कृतिक उपलब्धि भी कह सकते हैं। साथ ही इसका सभ्यतागत और कूटनीतिक महत्व भी है, खास तौर पे ऐसे समय में जब भारत बौद्ध देशों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक नई उपलब्धि हमारे पास आई है, तो सारनाथ इस पूरी रणनीति में एक महत्वपूर्ण सेतु बन सकता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी धरोहर हैं लगभग 45 हैं जो यूनेस्को की सूची में आए हैं, और सारनाथ का यूनेस्को की सूची में आना बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो इसलिए है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत ही भारत से हुई थी, और भारत से शुरू होकर ये जापान तक गया। आज लगभग दुनिया की 7% आबादी ऐसी है जो बौद्ध धर्म को मानती है, और भारत को सारा क्रेडिट इसलिए जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म भले ही लुम्बिनी में हुआ हो, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ, उनका निर्वाण भी कुशीनगर में हुआ, और जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में उन्होंने दिया। तो इस तरह से भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जहां से भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा शुरू की, अपनी धर्म की यात्रा, अपने उपदेशों की यात्रा उन्होंने शुरू की, वो यात्रा आज पूरी दुनिया में फैल गई है। तो इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने कूटनीतिक तौर पर कहा, तो इस कारण जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं और जो धर्म है बौद्ध धर्म, उसके कारण पूरी दुनिया में और खासकर जो बौद्ध देश हैं जी, उनमें जो भारत की सम्मान है। अभी आपने देखा कि जापान के जो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल आया था, जापान का एक गवर्नर और उनके साथ जो लोग आए थे, उन्होंने पूरा फोकस ही बौद्ध सर्किट जो है उन पर किया था। तो वो भी चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, जहां जहां बौद्ध हमारे स्तूप हैं, जो बौद्ध सर्किट हैं, वहां आए और उसका प्रचार करें आगे। तो ये कूटनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी रोशन जी, सारनाथ वो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और अब जाकर के इसे यूनेस्को की वैश्विक मान्यता मिली है। और हम ये भी देखते हैं कि भारत को बौद्ध दर्शन उसकी मूलभूमि के रूप में दुनिया के सामने हमेशा हम प्रस्तुत करते हैं। और ये भी देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी अहिंसा और शांति की बात होती है तो हम इन भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो जो हमारा मूल दर्शन रहा है आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, उसका कितना महत्व है आज के समय में? देखिए, आज तो बहुत ही अधिक है। इसलिए है कि सारी दुनिया में जिस तरह से एक कंपटीशन चला हुआ है, एक उपभोक्तावाद जो चल रहा है, अभी हमने देखा कि पश्चिम में किस तरह से युद्ध की स्थिति है। तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है कि अहिंसा होनी चाहिए, और उसी अहिंसा के लिए हमारे जितने भी हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ही अहिंसा का हमें पाठ पढ़ाया है, और उसी अहिंसा के बल पर हम लोग जगह जगह जाकर उसकी वकालत भी करते हैं। और यूनेस्को ने जो अभी हमारी सारनाथ को जो यूनेस्को की लिस्ट में डाला है, उससे इस बल, इसको जो अहिंसा का है उसको ज्यादा बल मिलता है कि सारी दुनिया अहिंसा की तरफ आए। रोशन जी, भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो अब वो संख्या 45 हो गई, और हमारा देश वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर आ चुका है, जिसमें इटली सबसे ऊपर आता है। तो संख्या बढ़ना भारत के लिए कितना मायने रखता है, और फिर हमारे सामने एक ये भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उसका संरक्षण बेहतर ढंग से करें, प्रबंधन अच्छा करें, ताकि और भी ज्यादा पर्यटक उसकी ओर आकर्षित हों। हमारा इतिहास आप देखिए कि वेद काल से लेकर और वर्तमान तक हमारे भारत देश ने अनेक इतिहास देखे, और जब जब जो इतिहास ने जब जब करवट ली है, वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं किसी भी कोने पर एक सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। आप महाभारत कालीन देखिए, रामायण कालीन देखिए, बौद्ध के समय के देखिए, आप वैदिक काल के समय के देखिए, तो जितनी हमारी साइट हैं, जितनी हमारी सभ्यताएं हैं, वो सब धीरे धीरे निकल रही हैं। तो जो अभी तक 45 साइट तो हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी हैं जिन पर अभी ध्यान नहीं गया है, या जिनकी शुरुआती तौर पर अभी खनन चल रहा है। जब ये खनन हर जगह धीरे धीरे जब ये सरफेस पर आएंगी, तो फिर इन साइटों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इटली तो बहुत छोटा एक देश है जी, न जाने हमारे देश में कितनी ज्यादा साइट हैं जो अभी फोकस नहीं आई है। अभी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी कोशिश कर रहा है कि जो छोटी छोटी साइट हैं, अगर उनका हम उत्खनन सही करें और उनके बारे में अगर इतिहास में सही हमें जानकारी मिल जाए, तो वो फिर दावा करेंगे, फिर यूनेस्को में फिर हमारी लिस्ट जाएगी, और ये संख्या मुझे लगता है कि बढ़ती ही जाएगी। अभी तो 45 हुई है, ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी आप जो दावा करने की बात कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि
सारनाथ की यूनेस्को मान्यता की प्रक्रिया 1998 की अस्थायी सूची से शुरू हुई थी और जो 2026 में जाकर पूरी हुई है। ऑलमोस्ट 3 दशकों की ये यात्रा रही है। तो क्या यूनेस्को की प्रक्रिया इतनी जटिल है या इतनी लंबी है कि किसी भी स्थल की वास्तविक ऐतिहासिक और सार्वभौमिक महत्ता को प्रमाणित करने में समय लगता है? मुझे लगता है कि ये तकनीकी है, क्योंकि 1998 में अस्थायी मान्यता तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जब उनकी टीमें आती हैं, क्योंकि ये 196 देशों का संगठन है और उसका कोरम भी होना जरूरी है, तो 196 देशों को तैयार करना, उनको मनाना, उनके सामने ऐसे प्रमाण देना, फिर वहां से टीमें आती हैं। जब टीम आती है उसके बाद वो अपने सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद उनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ ऐसी साइट और कहीं नहीं है और इससे बेहतरीन नहीं है, तब वो उसको मान्यता देते हैं। और मान्यता के देने के साथ फिर एक जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जिस देश में ये यूनेस्को ने मान्यता दी है उस साइट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वहाँ एम्यूनिटीज कैसी होनी चाहिए, और जब वहाँ पर्यटक आए तो पर्यटकों के लिए सुविधा कैसी होनी चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। फिर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी, उसका भी एक रोल हो जाता है कि हम उस साइट को इतना सुंदर बना दें कि जब भी कोई आए तो ये कहे हाँ ये यूनेस्को साइट है, तो यूनेस्को के स्तर की होनी चाहिए। रोशन जी, यूनेस्को के मानदंडों में सारनाथ के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से उसके प्रत्यक्ष संबंध को भी महत्वपूर्ण माना गया है। तो भारत की अपनी ये जो विरासत है दुनिया के सामने रख रहा है। भारत धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दर्शन की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, मानव सभ्यता की भी बात करते हैं। भगवान बुद्ध की जितने भी शिक्षाएं रही हो, उन्होंने जो भी अपने जीवन काल में लोगों को उपदेश दिए, जब वो सामान्य जन तक पहुंचाते हैं, तो भारत की अगर भूमिका की मैं बात करूं आपसे, किस तरह से भारत इस भूमिका को निभा रहा है? देखिए, जो भारत की पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा के साथ साथ हम सबका सम्मान करते हैं। हम कहते हैं कि जो भी हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहे, हम सब समान है। और वही भगवान बुद्ध ने यही हमें सिखाया। उनका जो पहला उपदेश था कि जो दुख हैं, दुखों के बारे में उन्होंने उपदेश दिए थे, और वो अगर कोई उन 4 उपदेशों को मान ले, दुख को मान ले, तो मुझे लगता है कि आधे दुख तो वैसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सम्यक की बात की, 8 सम्यक में उन्होंने कहा, तो अगर आप 8 सम्यक को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको आत्मसात कर लेते हैं, तो आपके दुख तो सारे दूर हो जाते हैं। तो वही चीज, वही बातें हम उन्हीं उपदेशों को लेकर हम अपने जीवन में हमने आत्मसात कर लिया है। और जो भगवान बौद्ध को मानते हैं, जो बौद्ध देश हैं, वो तो इस बात को अडॉप्ट करते ही हैं। लेकिन अब इसको प्रचार करने की जरूरत है कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिमी देश अभी भी ऐसे हैं जो कि उपभोक्तावादी हैं और वो भगवान बुद्ध के जो उपदेश दिए गए हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हमारा, भारत की बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से शुरुआत हुआ, लेकिन जो बड़े देश हैं, चीन है, जापान है, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इनकी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं, वो ज्यादा, उनकी संख्या ज्यादा है। तो वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को लेकर पश्चिम तक जरूर जाएं। रोशन जी, अब मतलब सारनाथ से पहले लुम्बिनी, बोध गया भी यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो लोगों के लिए बड़े मायने रखते हैं, लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। तो इन स्थलों को जोड़ करके क्या एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट विकसित करने की आवश्यकता है जो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी एक नई दिशा दे? देखिए, भारत सरकार इसमें इस तरफ काम कर रही है, बौद्ध सर्किट के लिए अभी भी है, लेकिन इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। जो नेपाल में लुम्बिनी, और उसके बाद बिहार में बोध गया, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, और सारनाथ में उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर और जो सारनाथ है वो लगभग आसपास हैं। तो यहाँ बौद्ध सर्किट बनाने की बात है और चल भी रही है। जिस तरह से कि भारत सरकार ने रामायण सर्किट बनाया कि नेपाल से लेकर और भगवान राम के जहां जहां उनके कदम पड़े वहां तक, तो रामायण सर्किट है, तो उसी तरह से बौद्ध सर्किट भी है। मुझे लगता है कि इस पर अगर और फोकस किया जा रहा है, अब तो और भी हमारी जरूरत हो गई है, क्योंकि अब सारनाथ को जब यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल कर लिया है, तो हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है, ताकि जो दुनिया का धार्मिक पर्यटन है वो पर्यटक और हमारे देश में आए और भगवान बुद्ध के उपदेश सीखें। और पर्यटन का जब लाभ होता है तो आर्थिक तौर पर भी लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है इससे। अगर हम सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर बड़ा जोर दिया है। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि मार्च 2026 तक 1,19,00,000 से अधिक पांडुलिपियों की सूचना मिलने की बात कही गई है। तो ये जो डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है, इससे आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी जो ज्ञान की परंपरा है उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो मूल उनकी जानकारी थी, मूल जो सूचनाएं थी, मूल आदर्श हो या जो भी महत्वपूर्ण बातें रही उन तक पहुंचाने के लिए?
देखिए, जितनी हमारी सभ्यताएं मिली उनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनकी भाषा, उनकी जो लिपि थी उनको पहचानना। तो लिपि को पहचानने में कई साल लगे और अभी भी हमने पूरी तरह से लिपियों को नहीं हम ढूंढ पाए। बौद्ध धर्म की जो लिपि है पाली को भी पूरी तरह से नहीं उसका हम खोज पाए हैं, लेकिन अभी तक जितना खोज पाए हैं उसके अनुसार से वो उपदेश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पांडुलिपि जहां जहां मिल रहे हैं और जहां जहां मिलेंगे, मुझे लगता है कि केवल ये जानकारी ही नहीं है, जो हमारा वर्तमान है और जो भविष्य की नीतियां बनेगी वो भी उस आधार पर बननी चाहिए। जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है और हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो हमारे जो पुरातन है उससे सीखें। और इसलिए उन पांडुलिपियों के लिए सरकार ने ये मिशन चलाया है कि जो लिपियां जहां मिले उनको कैसे संरक्षित किया जाए, उनका डिजिटलीकरण किया जाए और सबसे पहले कि उसका दस्तावेज बनाया जाए। रोशन जी, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 के तहत निजी क्षेत्र, CSR और अन्य संस्थाओं को विरासत संरक्षण से जोड़ा जा रहा है, तो एक ये महत्वपूर्ण पहल कही जा सकती है। आपके विचार में क्या निजी भागीदारी से स्मारकों की सुविधाएं और प्रबंधन बेहतर हो सकता है, या फिर इसमें चीजों को और बढ़ावा देने की जरूरत है? मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी CSR के तहत या कोई NGO अगर आना चाहता है तो हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, इन स्मारकों के आसपास आप साफ सफाई कर सकते हैं, आप यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, आप यहाँ सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, उनके जो पार्क है उनको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम सारा काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो इतना पैसा, इतना धन कहाँ से आएगा? तो इसलिए निजी क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है और उनके पास चूंकि CSR का पैसा होता है तो उसका अपना एक खर्चा वो वहां डालें और जो हमारी साइट है वो सुंदर भी बनेंगे और जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें और लोगों को शामिल करने की जरूरत है। व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल या कॉलेज या कोई भी इस तरह का संस्थान वहां पर जाकर बात कर सकता है कि हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं आपकी, यहाँ पर हम ये करना चाहते हैं। सौंदर्यीकरण एक अच्छा कार्य होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस इस काम को प्रमोट करते हैं। हमारे पास NCC है, हमारे पास NSS है, इसके तहत भी हो सकता है। वैसे भी आप जाते हैं आसपास शहरों में या कहीं गांव में आकर सफाई करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी अगर किसी इमारत की जो स्मारक है उस स्मारक को साफ सुथरा करने में अगर किया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी एक नवाचार होगा। तो जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा लगा सकता है, कंपनियां हैं वो अपना पैसा लगा सकती हैं, और जो इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, आपने देखा बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है वो सुबह सुबह जाके सफाई करते हैं, कहीं उन्होंने कचरा देखा उसको उठा लिया। तो ऐसे लोगों के ग्रुप होते हैं। जो RWA है उनको भी शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट का जो सारा बर्डन, जो सारा बोझ सरकार के ऊपर पड़ता है वो कम से कम बंट जाएगा। रोशन जी, 2014 के बाद की मैं बात कर रहा हूं तो भारत लगभग कुल 669 पुरावशेष वापस ला चुका है। तो ये भी माना जाता है कि जो चीजें भारत से बाहर चली गई, जिन्हें चोरी किया गया या फिर किसी और तरीके से ले जाया गया, उन्हें वापस लाया जा रहा है। तो ये भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत के दावे को मजबूत करने की एक कूटनीतिक उपलब्धि है। तो सरकार के इन प्रयासों को आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कि हमारी विरासत बहुत ही समृद्ध है और इस विरासत में हमने देखा है कि हम जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था तो विदेशों से आके बहुत सारे लोगों ने यहाँ की मूर्तियां हैं, यहाँ की जो विरासत है उसकी चोरी की या उसको ले गए। तो भारत सरकार ने जब कोशिश की कि कैसे अपनी विरासत को वापस लाया जाए, और अभी जैसे आपने बताया कि करीबन 650 से ज्यादा हम ला चुके हैं, तो दो तरह से हुआ। एक तो हम अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को वापस लाने में सफल हुए, और दूसरा हमारा कूटनीतिक प्रयास भी तो है कि भारत सरकार ने दूसरी सरकार से जिस देश में वो है वहां से संपर्क किया, दोनों के बीच एक संपर्क जब स्थापित हुआ और वो माने और उन्होंने दिया। क्योंकि बहुत सारे देशों में ऐसे भी हो सकते हैं जो कहें कि हम नहीं देंगे, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो 3000 साल पुराने, 4000 साल पुराने, 1000 साल पुरानी चीजें हैं, मूर्तियां हैं, तो उनका एक अपना महत्व है। तो उस महत्व को अगर हम वापस अपने देश लेके आ रहे हैं तो हम अपने जो हमारे पीढ़ियां हैं, नई नई पीढ़ियां, उनको भी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये चीजें हमारी विरासत इतनी समृद्ध थी। रोशन जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा और इसका उत्तर आप बड़ा संक्षेप में मुझे दें कि भारत ने बौद्ध विरासत के जो पवित्र अवशेष हैं ये विभिन्न देशों में ले जाकर के वहां लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध कराए हैं। ये एक बड़ी अच्छी मुझे पहल लगती है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने धर्म का प्रचार करना है, अपने भगवान बुद्ध की उपदेशों का प्रचार करना है, तो आपने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष उनको लेकर आपको जाना पड़ेगा। तभी तो लोग समझेंगे ये क्या चीज है, कौन है, उनके बारे में सीखेंगे, और तब उस धर्म का प्रचार हो गया, उनके उपदेशों का, खासकर जो अहिंसा के बारे में उन्होंने बातें कही हैं, तो उसका प्रचार होगा। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है। रोशन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा
भारत की प्राचीन विरासत सारनाथ की वैश्विक पहचान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।